स्वागत है प्यारे बच्चों। आज की कक्षा में फिजिक्स क्लास 11। आज का हमारा टॉपिक है प्रक्षेप्य गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति उदाहरण है दो विमीय गति का, 2D मोशन का। एक बहुत ही क्लासिकल उदाहरण है। और ये होता क्या है कि जब हम माना किसी फुटबॉल है हमारे पास, हमने उसको ज़ोर से किक मारी फुटबॉल के मैदान में, तो लगभग कैसे जाती फुटबॉल? इस प्रकार से लगभग टी के आकार में बनाती हुई जाती है प्रक्षेप्य गति। इसमें क्या होता है कि किसी एक डायरेक्शन में इस गति को हम दो लंबवत गतियों के रूप में एक्स और वाई अक्ष के अलोंग तोड़ सकते हैं, और उस प्रक्षेप्य पे, उस बॉडी पे किसी एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन शून्य होता है, कोई त्वरण नहीं होगा, सिर्फ उस पर एक ही त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। और प्रक्षेप्य गति का एक और उदाहरण समझेंगे। जैसे माना ये कोई मीनार है, ऊंचा मकान है या मीनार है, छत है, कुछ भी है। ये नीचे आपका ग्राउंड हो गया, ठीक। आप यहाँ पे गए, आप यहाँ पे हैं, आपने क्या किया? आपने यहाँ से पत्थर फेंका। आपने दो तरीके से पत्थर फेंका। पहला, आपने सिंपली अपने हाथ पे पत्थर पकड़ा और उसको नीचे ड्रॉप कर दिया। तो वो पत्थर कैसे आएगा? आपने ड्रॉप कर दिया अपने हाथ से कोई पत्थर, तो वो सीधा इस प्रकार से यहाँ पे गिर जाएगा, ठीक। इस केस में देखिए, पत्थर का प्रारंभिक वेग क्या था? शून्य था। आपने केवल ड्रॉप कर दिया, अंतिम वेग बढ़ गया। और किसके अधीन गति कर रहा है वो? जी के, केवल गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गति कर रहा है। दूसरा, आपने क्या किया? उसी पत्थर को एक क्षैतिज वेग दे दिया, यानी पत्थर को माना आपने इस प्रकार से v वेग से क्षैतिज दिशा में फेंक दिया। अगर गुरुत्वीय त्वरण नहीं होता, अगर ये जी यानी पृथ्वी अपनी ओर नहीं खींचती उस पत्थर को, तो उस पत्थर ने कैसे जाना था? सीधा ऐसे चले जाना था, क्लियर। लेकिन गुरुत्वीय त्वरण है तो पत्थर सीधा न जाके इसके कारण नीचे की ओर झुकता हुआ जाता है। और अगर सीधा नहीं फेंकते तो नीचे जी है अपनी ओर तो खींच रही धरती, तो पहले केस में उसने सीधा नीचे ऐसे जाना था, लेकिन अब की बार हमने इधर भी वेलोसिटी दे रखी, तो वो वैसे ना जाके इस प्रकार से जाता है। ये भी एक प्रक्षेप्य गति का उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे इसको। इस केस में भी जब वो ऐसे जा रहा है तो उस पर सिर्फ और सिर्फ एक एक्सेलरेशन लग रहा है, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण। इसका मतलब उस पर एक ही बल है, एक ही फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स। तो इस प्रकार का जो मोशन है जो केवल अंडर ग्रेविटी हो रहा है, उसको हम कहते हैं प्रक्षेप्य गति। और इसमें क्या होता है कि कोई हमने इनिशियल वेलोसिटी देते हैं, ऑब्जेक्ट को कोई प्रारंभिक वेग देते हैं। प्रारंभिक वेग शून्य नहीं होता है, ये आपने ध्यान रखना है। प्रक्षेप्य गति में कभी भी प्रारंभिक वेग शून्य नहीं होगा। जैसे ये था, यहाँ पे प्रारंभिक वेग शून्य था, तो गति क्या हो गई? सरल रेखा हो गई, प्रक्षेप्य नहीं हुई। तो क्लियर, इस बात को समझना है। तो जैसे चाहे फील्ड में आपने फुटबॉल मारा, तोप से गोला छोटा, इस प्रकार से, या क्रिकेट बॉल है, बास्केटबॉल, कोई भी बॉल है, ये सब क्या है? प्रक्षेप्य गतियों के उदाहरण है। और प्रक्षेप्य गति को हम हमेशा दो एक विमीय गतियों के रूप में तोड़ सकते हैं। एक विमीय गति एक्स अक्ष के अलोंग, एक विमीय गति वाई अक्ष के अलोंग। प्रक्षेप्य अपने आप में उदाहरण है दो विमीय गति का, मोशन इन 2 डायमेंशन, या समतल में गति का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब इसको आगे करते हैं। ये हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया है प्रक्षेप्य का। सबसे पहले समझते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कोई ऑब्जेक्ट था ओ पे, उसको हमने क्या कर दिया? ऊपर की ओर फेंक दिया। पत्थर को जैसे आप ऊपर फेंकते, एक तो आप ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकते हैं, वो सीधा नीचे आता है, वो प्रक्षेप्य गति नहीं। पत्थर को हमने टेढ़ा करके फेंक दिया किसी एंगल पे, क्षैतिज से किसी एंगल पे। ये क्षैतिज है, एक्स डायरेक्शन। एक क्षैतिज दिशा होती है, एक ऊर्ध्वाधर दिशा होती है। प्रक्षेप्य गति में क्या होता है? क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर गतियों का योग है, ऐसे भी बोल सकते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या है? प्रक्षेप्य गति, इसको हम एक लाइन में अगर लिखना चाहें ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रक्षेप्य गति क्या है? क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर गतियों का योग है। गतियों का योग कहा तो गति है अपने आप में वेक्टर सम आ जाएगा। क्षैतिज ऊर्ध्वाधर कहा तो एक क्षैतिज आपको पता है ऐसे हो गई एक्स डायरेक्शन का लॉन्ग, ऊर्ध्वाधर वाई डायरेक्शन का लॉन्ग, तो दो विमीय गति भी हो गई वो। तो प्रक्षेप्य गति क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर गतियों का योग है। अब हमने ऐसे लिया, जब किसी ऑब्जेक्ट को हम क्षैतिज से कुछ कोण बनाते हुए, या ऊर्ध्वाधर से यहाँ से कोण बनेगा तो यहाँ से बनेगा ऑब्वियसली, क्षैतिज से कोई कोण बनाते हुए फेंकते हैं किसी प्रारंभिक वेग से जो कि शून्य नहीं है,
तब वो जो है केवल और केवल गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करता है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेपक गति कहा जाता है। क्लियर? आगे मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास डायग्राम है, पॉइंट O है, एक्स वाई एक्सिस हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को, कोई बॉल है, कुछ भी हमारे पास, उसको हमने क्षैतिज से थीटा एंगल क्षैतिज एक्स एक्स, क्षैतिज से थीटा कोण से हमने इसको और u प्रारंभिक वेग से फेंका। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, प्रारंभ में u वेग है। तब इस u वेग को हम दो अक्षों के अलोंग इसके घटक करेंगे। तो x अक्ष के अनुदिश घटक हो गया u cos थीटा, y अक्ष के अनुदिश घटक हो गया u sin थीटा, जिसको हमने लिखा है प्रारंभ में vx बराबर, x अक्ष के अनुदिश घटक को vx बराबर u cos थीटा, vy बराबर u sin थीटा। ये vy हो गया, ये vx हो गया, लिख देंगे vy vx। ठीक, अब आप इस गति को जरा ध्यान से समझिए कि इसमें हो क्या रहा है। आपको पता है जैसे जैसे पत्थर ऊपर जाता है उसका वेग क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है। तो ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, उसका वेग धीरे धीरे कम हो रहा है। यहाँ पे पहुँच के अब प्रत्येक बिंदु पे, किसी भी बिंदु पे आप वेग की दिशा निकालेंगे तो क्या होगा, उस बिंदु पे स्पर्श रेखा की दिशा में ये वेग की दिशा आएगी। यहाँ पे वेग की दिशा हो गई, तो इसको फिर दो कंपोनेंट में, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। ऊर्ध्वाधर वाला क्या हो गया, v है अगर यहाँ पे वेग, तो v sin थीटा। वेग तो उसका चेंज हो रहा है ना, माना परिमाण अगर नहीं भी बदल रहा है, वैसे तो बदल रहा है, अगर नहीं भी बदल रहा है परिमाण, तब भी क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, तो वेग चेंज हो रहा है। एक बात क्लियर। यहाँ पे हमने कहा किसी क्षण वेग v है, तो इसको दो घटक में तोड़ा, v cos थीटा, v sin थीटा ऊर्ध्वाधर, v sin थीटा, और जो v cos थीटा वो बराबर होगा u cos थीटा के। आप इस ध्यान में रखिए कि जो क्षैतिज घटक है वेग का u cos थीटा वो कभी भी नहीं बदल रहा है। क्यों? क्योंकि वो बदलेगा तब जब उस पर कोई बल लगेगा। वेग कब बदलता है, जब उस पर कोई बल लगेगा, और क्षैतिज दिशा में प्रक्षेपक गति में कोई बल नहीं लग रहा है, इसलिए वेग भी नहीं बदलेगा, या कोई त्वरण नहीं है क्षैतिज दिशा में। ऊर्ध्वाधर दिशा में त्वरण है क्या, g। पत्थर तो ऊपर जा रहा है, पृथ्वी उसको नीचे खींच रही है, तो गुरुत्वीय त्वरण लगा g। g की डायरेक्शन क्या हो गई, ये नीचे को। क्लियर हो गया? जो g है, पृथ्वी है, गुरुत्वीय त्वरण वो हो गया नीचे की ओर। एक और चीज़ हमने अप्रोक्सीमेशन माना है प्रक्षेपक गति में, y का प्रतिरोध नगण्य। तो जब हम प्रक्षेपक गति स्टडी कर रहे हैं, हम ये मान लें कि एयर रेसिस्टेंस 0 है। तो अब आप देखिए, आपने पत्थर को u वेग से ऊपर फेंका है, तो उसका जो वेग है u sin थीटा वाला घटक, वो क्या होता है, उसका मान धीरे धीरे कम होता जाता है, और फिर एक मैक्सिमम हाइट पे, माना पॉइंट C, मैक्सिमम हाइट पे जाके वो 0 हो जाएगा ऊर्ध्वाधर। तब पत्थर और ऊपर नहीं जा पाएगा, और ऊपर नहीं जाएगा तो क्या होगा, नीचे आना यहाँ से शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार का हमको एक ग्राफ मिलता है OABC, जो पॉइंट CA के अलोंग क्या है, सममित है। जितना टाइम वस्तु को O से C पर जाने में लगा है, उतना टाइम C से B पर वापस आने में लगेगा। जैसे पत्थर को मैंने ऊपर फेंका, 2 मीटर ऊपर गया, तो जितने समय में 2 मीटर ऊपर गया उतने समय में 2 मीटर नीचे आएगा पत्थर। ये क्लियर हो गया? तब हम ये बोलते हैं कि जो ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का घटक है, ऊर्ध्वाधर दिशा में वेग का घटक है, वो लगातार बदलता जा रहा है, उसका परिमाण भी लगातार बदलता जा रहा है, और दिशा भी बदल रही है। यहाँ पे देखिए दिशा बदल गई, ऊर्ध्वाधर वाला घटक अब क्या हो गया, नीचे की ओर हो गया। अभी यहाँ ऊपर था, अभी नीचे की ओर भी साइन थीटा। जबकि क्षैतिज घटक आप देख रहे हैं u cos थीटा, ये हमेशा उसी दिशा में, क्षैतिज दिशा में है, और उसका परिमाण कभी भी शून्य नहीं हो रहा है, या कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो इसमें क्या करेंगे कि क्षैतिज घटक वेग के क्षैतिज घटक का परिमाण, परिमाण व दिशा सदैव एक समान है, जबकि ऊर्ध्वाधर घटक का क्या हो रहा है, परिमाण भी बदल रहा है ना, परिमाण व दिशा बदल रही है। क्लियर? परिमाण कैसे बदला? शुरू में कुछ था, ऊर्ध्वाधर वेग u cos थीटा था माना इनिशियल में, ठीक सी पॉइंट पे जाने पे ऊर्ध्वाधर वेग क्या हो गया, 0 हो गया। अगर यहाँ पे 0 नहीं होता तो पत्थर और ऊपर जाता, और ऊपर नहीं जा रहा, मतलब ऊर्ध्वाधर वेग ऊपर ले जाने वाला जो वेग है, इसके कारण क्या हो रहा है, इस u sin थीटा के कारण पत्थर ऊपर की ओर गति कर रहा है, या बॉल ऊपर की ओर गति कर रही है। u cos थीटा के कारण ये दूरी तय हो रही है।
क्लियर हो गया। तब दोनों को मिला के इस प्रकार का चल रहा पत्थर, तो ये प्रक्षेप्य गति है। तो ये उसका एक ये चीज़ हो गई। सेकंड कि वेग के क्षैतिज घटक का परिमाण और दिशा सदैव एक समान है ना, कभी नहीं बदल रहा। यू कॉस थीटा हमेशा यू कॉस थीटा है, जीरो नहीं हुआ। डायरेक्शन भी उधर है एक्स की धनात्मक दिशा में। जबकि यू साइन थीटा या ऊर्ध्वाधर घटक का परिमाण और दिशा बदल रही है, कहीं पे शून्य हो रहा, फिर यहाँ पे आके वापस वही मिल जाएगा यू साइन थीटा। डायरेक्शन अभी ऊपर को है, फिर यहाँ से जब नीचे आता है तो डायरेक्शन नीचे को हो जाती है, वी साइन थीटा। इस प्रकार से ये हमारा इसकी गति से संबंधित था। तो ये सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वीय त्वरण के अधीन काम कर रहा है, और उसमें भी क्षैतिज दिशा में गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा, जीरो होगा। केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में हमारा गुरुत्वीय त्वरण है। वही गति जो गति गुरुत्व के अधीन गति कर रही है या त्वरण के अधीन गति कर रही है, उसके मान में परिवर्तन होगा। क्षैतिज दिशा में कोई त्वरण नहीं है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं है। ऊर्ध्वाधर दिशा में बल लग रहा है या त्वरण है गुरुत्व का, तो इसलिए ऊर्ध्वाधर वेग में परिवर्तन आ रहा है, दिशा में भी परिमाण में भी। ये इसका हमने जो है क्वालिटेटिव एनालिसिस किया है। अब थोड़ा न्यूमेरिकल या मैथमेटिकल डेरिवेशन की ओर हम चलते हैं। ये आप नोट कर लें प्लीज़। सबसे पहले अब हमको ये निकालना है कि इसमें जो है समय कितना लग रहा है। पहला क्या निकालेंगे, समय, कि हम जो है बिंदु ओ से सी पर पहुंचने में कितना टाइम लगा रहे हैं, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये आप नोट कर लें, थोड़ा जल्दी करेंगे। महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय, इसको लिखते हैं महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई जिसको हमने एच से दिखा रखा है। मैं ये क्या है, महत्तम ऊंचाई। एच क्या है, महत्तम ऊंचाई। क्लियर, एच हो गया। आर को बोलते हैं परास, रेंज, परास ऑफ प्रोजेक्टाइल रेंज। जितना क्षैतिज दूरी में अधिक से अधिक दूरी तय करता है वो ऑब्जेक्ट या वो प्रोजेक्टाइल, उसको बोलते हैं परास। तो पहले महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय, इसमें हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, उड्डयन काल। या उड्डयन काल क्या हुआ, यहाँ से वस्तु गई और वापस यहाँ तक पहुँची। जितने टाइम ड्यूरेशन में वो फ्लाइट में रही उसका टाइम निकालना है हमको। वो कैसे निकालेंगे, पहले समझिए कि हम निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक का समय। महत्तम ऊंचाई तक पहुँचने में कितना टाइम लगा, जितना समय यहाँ से यहाँ तक लगा उतना ही समय उसको वापस आने में लगेगा, तो वो कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय। दूरी के समीकरण आपको पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a एस। जहाँ a क्या है, त्वरण है, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, g। और ये क्या है, रेखीय गति के समीकरण है। ये क्या है, रेखीय गति के 3 समीकरण है हमारे पास, उनकी सहायता से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लगाइए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी इक्वल टू यू प्लस ए टी से v क्या है, अंतिम वेग है, तो v क्या हो जाएगा, 0। u साइन थीटा था ना अंतिम वेग, तो वहाँ पे जो है ऊपर अंतिम वेग जब मैक्सिमम हाइट को उसने प्राप्त कर दिया तो अंतिम वेग क्या हो गया, 0 हो गया है। क्या हो गया, 0 हो गया है। ये इसको लिख दूँ मैं, रहने दो, ये 0 कर दो। v इक्वल टू 0, u बराबर क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, तो इनिशियल वेग कितना हो गया, u cos थीटा, u cos थीटा। क्लियर हो गया, v बराबर u cos, नहीं एक मिनट गड़बड़ क्यों हो गया। अच्छा, ये किसके अलॉन्ग मोशन हो रहा है, हमको ये तय करना है कि ये इक्वेशन हम लगा रहे हैं तो वो किसके अनुदिश लगाएंगे। महत्तम हाइट क्या है, ऊंचाई पे ना, y अक्ष के अलॉन्ग से, कि y अक्ष के अनुदिश। क्लियर हो गया। अब आप लगाएंगे, जब आप एक गति के समीकरण लगा रहे हैं तो आपको ये भी देखना है कि डायरेक्शन किस दिशा में जा रही, गति x दिशा में जा रही है या y दिशा में। तो यहाँ पे गति किस में जा रही है, y में जा रही। महत्तम ऊंचाई का समय लगाना तो ये y में गति हो रही है, y के कारण। तब आप लगाइए v इक्वल टू 0, u इक्वल टू y में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा प्लस a इंटू टी, देन a की वैल्यू क्या है, -g, और t क्या है, समय t हमको निकालना। -g क्यों रखा, अगर पिंड नीचे आता है तो गुरुत्वीय त्वरण या त्वरण को हम क्या लेते हैं, धनात्मक। नीचे आते हुए उसका वेग क्या होता है, क्योंकि बढ़ता है लगातार। पिंड ऊपर जा रहा है, बॉल आपने ऊपर फेंकी तो उसका वेग क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा। इसका मतलब त्वरण क्या है,
ऋणात्मक है, अवमंदन है, ऋणात्मक त्वरण में वेग क्या होता है, कम होता है। तो यहाँ पे वेग क्या हो रहा है, ऊर्ध्वाधर वेग धीरे धीरे कम हो रहा है, तो इसलिए त्वरण क्या लिया हमने, माइनस लिया। ये चीज़ क्लियर हो गई। इसको फिर लिखो u साइन थीटा माइनस जी टी बराबर 0, हैंस t इज इक्वल टू u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर हो गया। t बराबर u साइन थीटा अपॉन जी। ये तो हो गया हमारा महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय। अब उड्डयन काल, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट जिसको बोलते हैं टी, उड्डयन काल, टाइम ऑफ फ्लाइट। टोटल जो है कितनी देर तक वो हवा में रहा, वो समय निकालना है। तो क्योंकि जीरो से ओ से सी तक पहुंचने में जो समय लगा उसका क्या लगेगा, डबल लगेगा। तो उड्डयन काल क्या हो जाएगा, 2 इंटू महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय, महत्तम ऊंचाई प्राप्त करने में लगा समय। ये कठिन नहीं है डेरिवेशन, सिर्फ आपको ध्यान रखना है रेखीय गति के समीकरणों का इस्तेमाल करना है, और वो भी किस अक्ष के अनुदिश करना है, ये आपको ध्यान रखने के बाद। तो 2 महत्तम ऊंचाई रखिए यहाँ से, 2u साइन थीटा अपॉन जी टी बराबर, ये आपका आ गया उड्डयन काल का। पेपर में इसमें न्यूमेरिकल आता है डायरेक्ट कि उसका इनिशियल वेलोसिटी इस प्रकार है, इस कोण से आपने प्रोजेक्टाइल किया है, प्रोजेक्टाइल को फेंका है, तो उसका उड्डयन काल बताइए। तो डायरेक्ट t इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये आप नोट कर लें, टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। दूसरा डेरिवेशन करेंगे इसी में। नेक्स्ट दूसरा हो जाएगा हमारा महत्तम ऊंचाई। महत्तम ऊंचाई कैसे निकालनी है, हॉरिजेंटल नहीं, वर्टिकल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। दूसरा करेंगे मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पहला आप नोट कर लें, वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट मारें और उसको नोट करते रहें। दूसरे पे चलते हैं। उड्डयन काल t बराबर, सीधा लिख रहा हूँ, t बराबर 2u साइन थीटा अपॉन जी। यू क्या है, जहाँ इनिशियल वेलोसिटी, थीटा है एक्स अक्ष से कोण, ये भी ध्यान रखना है, थीटा एक्स अक्ष से, वाई अक्ष से दिया होगा तो 90 माइनस थीटा कर देंगे, 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसको माना इक्वेशन फर्स्ट, पहले डेरिवेशन से पहली क्वेश्चन है। दूसरा डेरिवेशन है महत्तम ऊंचाई निकालनी। हमको क्या निकालनी है, महत्तम ऊंचाई, यानी प्रोजेक्टाइल कितनी हाइट तक ऊपर गया, h, ये फाइंड करना है। इसमें लगेगा गति का समीकरण, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से, ठीक। और ये लगेगा किस अक्ष के अनुदिश, फिर से महत्तम ऊंचाई निकालनी है तो y अक्ष के अनुदिश। ऊंचाई कहाँ से निकाल रहा हूँ ऊंचाई, जब वो y अक्ष के अनुदिश का वेग है, तो इसको निकालेंगे y अक्ष के अनुदिश। y डायरेक्शन में है ना ऊंचाई की डायरेक्शन क्या है, y, तो y अक्ष के अनुदिश आप सब चीज़ निकालेंगे। वेग, अंतिम वेग देखिए महत्तम ऊंचाई पे जब जा रहा है तो अंतिम वेग v क्या हो जा रहा है, 0, ये हो जाएगा 0। u क्या है, u साइन थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस 2a क्या है, फिर से माइनस जी, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है तो त्वरण क्या हो रहा है, वेग में कमी हो रही है, तो त्वरण इसका मतलब ऋणात्मक हो गया, माइनस जी। और s दूरी कितनी है, h कितनी है, माना h, तो ये h हमको फाइंड करना है, माना वो दूरी क्या है, h, कैपिटल H, इतनी टोटल दूरी हुई, तो ये दूरी का वैल्यू निकालना है। देन यहाँ पे वैल्यू रखिए, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, क्लियर हो गया, ये बराबर 0। हैंस एच इज इक्वल टू, एच एक साइड लाएंगे, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, फॉर्मूला मिल गया। एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। इसी में एक चीज़ और देखिए, एच मैक्सिमम, कि महत्तम कोई चीज़ कब जाएगा, ये टर्म, ये वैल्यू इसकी महत्तम कब होगी, ये तो वेग दिया रहेगा, ये चीज़ कांस्टेंट है, जब थीटा वेरी कौन कर रहा है, थीटा।
प्रारंभिक वेग u क्या होता है, कांस्टेंट है, स्थिर प्रारंभिक वेग से फेंका है तो वो हमेशा स्थिर होगा, तो ये चीज़ कांस्टेंट है, सिर्फ साइन थीटा चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम के लिए क्या हो जाएगी वैल्यू u²/2g, जब क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, हैंस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 90 डिग्री। ये टर्म जब हमारा 1 होगा, क्योंकि साइन थीटा की अधिकतम वैल्यू क्या होती है 1, तो ये टर्म 1 हो जाएगा, तो बचेगा क्या u²/2g। तो h मैक्सिमम क्या है u²/2g। अब वो कब आए, जब थीटा इक्वल टू 90 है, अर्थात यदि कोई व्यक्ति ऊंची कूद कूदता है, खेल के मैदान में अगर कोई जो है ऊंची कूद कूदता है इस प्रकार से रस्सी से, तो उसको अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर दिशा में उछालना पड़ेगा, यानी 90 के एंगल से जितना वो उछालेगा उतना क्या होगा h मैक्सिमम की ओर बढ़ेगा, अधिक से अधिक ऊंचा वो कूद पाएगा। ये इसमें सिंपल लॉजिक है। तो ये हो गया h मैक्सिमम की वैल्यू u²sin²θ/2g। इसको हम दूसरा समीकरण बना के लिख लेते हैं, ये भी आप नोट कर लें। देन जो है t के बाद क्या है h बराबर u²sin²θ/2g, इक्वेशन 2। ये हमको फाइंड हो गया h मैक्सिमम। आप याद रखिए कब आएगा, जब थीटा क्या हो 90 हो। तो यही कारण है कि ऊंची कूद कूदने वाला व्यक्ति अपने शरीर को ग्राउंड से 90 के कोण पे ऊपर उछालने की कोशिश करता है। सवाल पूछा जाता है ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है ताकि जो है, क्योंकि जब ऊपर कूदेगा हवा में तो हम पे भी कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी लग रही है केवल g, तो उसके अधीन वो प्रोजेक्टाइल मोशन से डिराइव हो रखा है। नेक्स्ट इसमें तीसरा डेरिवेशन हम कर लेते हैं, फटाफट करेंगे वीडियो बड़ा ना बने। तीसरा डेरिवेशन है रेंज, परास, क्या बोलते हैं इसको, परास, प्रक्षेप्य की परास, प्रक्षेप्य की परास। यहाँ पर परास कैसी, क्षैतिज दिशा में जा रहा है, तो परास यानी क्षैतिज परास, जिसको दिखाते हैं आर से, प्रक्षेप्य की परास आर से। अब देखिए ये ऊपर वाली जो ये दूरी थी वो तो प्रोजेक्टाइल ने जो है प्रक्षेप्य ने u sin थीटा के कारण तय की, या ऊर्ध्वाधर वेग के कारण तय की, और जो क्षैतिज की ओर धक्का लगा उस पे, उस बॉल पे, तो वो किस वेग के कारण है, u cos थीटा। u cos थीटा के कारण प्रोजेक्टाइल x डायरेक्शन में मूव किया, तो रेंज जो मिली दूरी बराबर लगाएंगे, चूंकि दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय, सिंपल चाल इंटू समय, दूरी बराबर चाल इंटू समय, तो निकली क्षैतिज में वेग क्या हो गया, क्षैतिज वेग, तो चाल इंटू समय की जगह इसको ज़्यादा लिखेंगे, चलो एक मिनट पहले ऐसे लिखो फिर समझो, चाल इंटू समय, यहाँ पे क्या रखना, क्षैतिज वेग या चाल बोल दो तो चाल, ठीक है, चाल मैंने मैग्नीट्यूड, वेग मैंने दिशा हो गया, क्षैतिज बोल दे तो दिशा आ गया, उसके साथ सदिश हो गया, क्षैतिज था, चाल गुणा समय क्या है, कितना समय लग रहा है, u cos थीटा अंडर कितना टाइम t, उड्डयन काल के बराबर, उड्डयन काल, टोटल समय तो उड्डयन काल है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, उड्डयन काल t है, तो वो वैल्यू आप रख दीजिए 36 साल। दूरी को क्या बोला हमने, परास, दूरी को क्या बोला, परास, इसलिए क्योंकि फॉर्मूला ये होता है, इसलिए परास का यहाँ से इस प्रकार बनेगा। तो परास रेंज से आर से दिखाया हमने, आर इक्वल टू, मान रखिए 36 चाल कितना है, u²sin²θ/2g इंटू उड्डयन काल कितना है, 2u sin θ/g हो गया। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज कर देंगे हम, u एक साथ लाओ, u² 2 ओ नो 36 चाल बोला था ना, ये गलत हो गया, तो गड़बड़ क्यों हो रही है, 36 चाल क्या है इसकी, ये तो हाइट कहाँ रख रहे हैं, 36 चाल u cos थीटा, सॉरी गड़बड़ हो गया था। तो r बराबर 36 चाल इंटू उड्डयन काल, u cos थीटा, ये है ना 36 चाल, इसके कारण जा रहा है वो x दिशा में, तो u cos थीटा इंटू समय टोटल क्या है, उड्डयन काल 2u sin θ/g, इसको रीअरेंज करिए, u² 2 sin θ cos θ/g
आर बराबर यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा 2 साइन ए कॉस ए साइन 2 ए, तो ये हो जाएगा साइन 2 थीटा क्लियर अपॉन जी। ये हमारे पास तीसरी क्वेश्चन आ गई। रेंज हो गया उसका, रेंज बराबर यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। मैक्सिमम कितनी दूर तक जा सकते हैं प्रोजेक्टाइल, तो देखिए आर मैक्स मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम क्या होगा, ये चीज़ कांस्टेंट है, जब साइन थीटा ये चीज़ क्या होगी 1 होगी, तो आर मैक्सिमम बराबर जब साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 1, अर्थात 1 कब होता है, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन 90, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है ना ऐसे, तो यहाँ से ऐसे करेंगे आप 2 थीटा बराबर 90 डिग्री, इसलिए थीटा बराबर 45, ये यहाँ पे डिराइव कर दिया समझाने के लिए। क्लियर हो गया। ऐसे ही वहाँ पे क्या आया था, मैक्सिमम हाइट में क्या आया था, थीटा इज इक्वल टू 90, इसी प्रकार से वहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था। तो चूंकि साइन 2 थीटा 1 होना है मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तभी आर मैक्सिमम होगा जब साइन 2 थीटा 1 होगा, तो साइन 1 साइन 90 होता है, इसको कंपेयर कर दो 2 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 45, तो हेंस आर मैक्सिमम क्या हो गया, यू स्क्वायर अपॉन जी, ये आ गया आर मैक्सिमम का। ये आप नोट कर लें प्लीज। इसका मतलब क्या है कि लंबी कूद वाला व्यक्ति, एक ऊंची कूद हो गई जो ऊपर की ओर कूदना है, और लंबी कूद ऐसे, लंबी कूद कूदने वाला व्यक्ति, यही कारण है कि लंबी कूद कूदने वाला व्यक्ति अपने शरीर को 36 से 45 के कोण पे धकेलता है। यानी अगर हमको लंबी कूद ज़्यादा से ज़्यादा कूदनी है तो हमको क्या करना पड़ेगा, अपनी बॉडी को 36 से 45 के एंगल पे कूदने की कोशिश करनी है। जब हम 45 के एंगल पे कूदने की कोशिश करेंगे तो ये आर रेंज क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा लंबी कूद हम कर पाएंगे। तो ये भी सवाल पूछा जाता है इससे संबंधित, ये आप नोट कर लें। फिर ये क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो आपने देखा होगा इसका डेरिवेशन सरल है, सिर्फ गति के सरल देखिए गति के समीकरण हमने इस्तेमाल किए हैं, कोई विशेष नहीं, बस आपको गति के समीकरण इस्तेमाल करते समय ये ध्यान रखना है कि किस दिशा में आपको निकालना है, वाई डायरेक्शन में, कब आपको एक्स डायरेक्शन का यूज करना है। देन परास आर बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, इक्वेशन 3। ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा जाता है कि आर बराबर यू, इन तीनों पे बेस्ड क्वेश्चन ही न्यूमेरिकल आते हैं हमारे पास, ये ध्यान में रखना, तीनों पे आधारित न्यूमेरिकल आएंगे। इसमें से एक चीज़ और लिख देंगे हम कि एच मैक्सिमम महत्तम ऊंचाई का क्या था, यू स्क्वायर अपॉन 2 जी, यू स्क्वायर अपॉन 2 जी, जब थीटा बराबर क्या था 45 डिग्री पर, और आर मैक्सिमम ये क्या था, यहाँ से निकाल जाएंगे इसे डायरेक्ट, यू स्क्वायर अपॉन जी, थीटा बराबर, सॉरी ये थीटा बराबर 90 पे था, थीटा बराबर 90 डिग्री, और आर मैक्सिमम थीटा बराबर 45 डिग्री पर, ये हमको ध्यान रखना है। तो ये हमारे पास एक सेट ऑफ फॉर्मूला आ गया है, ठीक। प्रक्षेपक का उड्डयन काल, यानी टोटल टाइम कितना लगा प्रक्षेपक को अपनी फ्लाइट के दौरान, अपनी प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान, प्रक्षेपक द्वारा महत्तम ऊंचाई कितनी प्राप्त की गई, इसको बोलते हैं महत्तम ऊंचाई। और ये प्रक्षेपक की परास कितनी है, 36 परास महत्तम ऊंचाई कितनी है, वो फॉर्मूला ये है। महत्तम ऊंचाई का भाई अधिकतम मान कब होगा, तो हमको जो है अधिक से अधिक ऊंची कूद के लिए शरीर को 90 के एंगल पे धक्का देना पड़ेगा ग्राउंड से, और अधिक से अधिक दूरी जाने के लिए शरीर को 45 के कोण पे, लंबी कूद के लिए 45 के कोण पे कूदना पड़ेगा। ये सवाल पूछा जाता है। दूसरा, और इन दोनों से देखिए, आर मैक्सिमम बराबर ये क्या है यहाँ 2 इंटू एच मैक्सिमम, एक फॉर्मूला आपको सिंपली मिल गया है। यानी रेंज मैक्सिमम जो होती है वो महत्तम ऊंचाई के मैक्सिमम के भी क्या होती है, दोगुनी होती है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति जो है 10 मीटर जो है अधिकतम जो है क्या कर रहा है, कूद रहा है लंबी कूद, कोई व्यक्ति 10 मीटर अधिकतम लंबी कूद रहा है, तो वो ऊंची कूद कितनी कूद पाएगा, अधिकतम 10 का आधा 5 मीटर, ये कितनी जगह r/2, तो अधिकतम 5 मीटर ऊपर कूद। अगर हम 20 मीटर आगे कूद रहे हैं तो ऊपर कितना कूदेंगे हम, 10 मीटर ही कूद सकते हैं मैक्सिमम, वो लिमिट है हमारी, लिमिटेशंस अंडर प्रोजेक्टाइल मोशन, ये भी हमको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आके देखिए, इसमें से एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है कि प्रक्षेप्य का पथ
सदैव परवलयाकार होता है, परवलयाकार होता है। क्लियर। प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार होता है, पैराबोलिक। तो ये क्या होता है, ये पैराबोलिक होता है। जब आप किसी बिल्डिंग से गिराओगे ऐसे क्षैतिज में तो वो इस प्रकार से गिरेगा, तो हाफ पैराबोला ट्रेवर्स होगा। तो ये भी ध्यान में रखना है, किसी भी प्रक्षेप गति का पथ या प्रक्षेप का पथ सदैव परवलयाकार पैराबोलिक होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी और थोड़ा सा अगर ये प्रक्षेप का पथ परवलयाकार कैसे होता है ये सिद्ध कीजिए, इस प्रकार से आपको आ सकता है। तो उसका भी डेरिवेशन है, सरल डेरिवेशन है, वो भी अगले वीडियो में कराया जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा आज का। आगे भी हिंदी मीडियम के ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे चैनल से जुड़ें। चैनल का नाम है फिजिक्स पाल। शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।